यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। यूरिया चक्र जो ऑर्निथिन चक्र के द्वारा इसमें अमोनिया और CO2 मिलते हैं। उत्सर्जन तंत्र वक्र मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग से मिलकर बना होता है। मनुष्य का उत्सर्जी पदार्थ है यूरिया और उत्सर्जी पदार्थ होते हैं यूरिया, यूरिक अम्ल और अमोनिया। यूरिया निकलता है यूरियोटेलिक जानवर में, यूरिक निकलता है यूरिकोटेलिक में और अमोनिया निकलता है ओमिनोटेलिक में। तो यूरियोटेलिक होते हैं मैमेलिया और एम्फीबिया, यूरिकोटेलिक होते हैं रेप्टाइल और एव्स और कीट, फिर होते हैं एमिनोटेलिक जो होती है फिशेस। इन तीनों में अमोनिया सबसे जहरीला होता है, इसलिए इसके उत्सर्जन के लिए अत्यधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। जबकि यूरिक अम्ल व यूरिया कम जहरीले होते हैं, अतः इसके उत्सर्जन के लिए कम मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। फिर यूरिन का कंपोजिशन पूछेंगे तो अपन बताएंगे इसकी पीएच होती है 6.4, यूरिया होता है 2.3%, जल होता है 95%, क्रिएटिन होता है 0.1%, यूरिक अम्ल होता है 0.03%, फिर यूरोक्रोम वर्णक होता है जिसके कारण मूत्र हल्का पीला होता है। फिर होता है मूत्र का निर्माण 3 चरणों में। पहला होता है अल्ट्राफिल्ट्रेशन यानी कि छनित्र परानिस्पंदन जो होता है बोमेन कैप्सूल में। फिर होता है पुनर्अवशोषण या फिर पुनर्वशोषण और एक होता है स्त्रवण। तो किडनी नेफ्रॉन के द्वारा बनी होती है, नेफ्रॉन में ही मूत्र यूरिन बनता है, इसलिए नेफ्रॉन को किडनी की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कहते हैं। एक किडनी में 10 से 12 लाख नेफ्रॉन होते हैं। उसका नेफ्रॉन के भाग क्या क्या है, तो पहला होता है बोमेन कैप्सूल, फिर होती है ग्रीवा, फिर होती है समीपस्थ कुंडलित नलिका, फिर एनले का लूप और फिर है दूरस्थ कुंडलित नलिका। उसके बाद डायलिसिस क्या है, तो डायलिसिस किडनी खराब होने पर कृत्रिम किडनी के द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। फिर द्वितीय उत्सर्जी अंग कौन से हैं, तो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि यूरिया, यूरिक अम्ल तो किडनी से उत्सर्जित होते हैं। शरीर में बचे अन्य अपशिष्ट पदार्थ जो नाइट्रोजन के नहीं बने होते उन्हें दूसरे अंगों से उत्सर्जित किया जाता है, इन्हें द्वितीयक उत्सर्जक अंग कहते हैं। जैसे कि स्किन या त्वचा, यहाँ से पसीने के रूप में अनेक अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं। फिर फेफड़े यानी कि लंग्स, यहाँ से CO2 अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बाहर निकलती है। फिर लीवर यानी कि यकृत, यहाँ से बिल और पित्त के द्वारा अनेक अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकलते हैं। अगला आता है श्वसन तंत्र। तो श्वसन तंत्र में होता है पहले बाह्य नासा छिद्र, फिर है नासा गुहा, फिर है आंतरिक नासा छिद्र, फिर है ग्रासनी, फिर है उसके बाद लैरिक्स, फिर है ट्रेंकिया, फिर है ब्रोंक्स और फिर है कुपिका। तो श्वसन में 3 चरण स्टेप होते हैं। पहला एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इसमें वातावरण व लंग्स के बीच वायु का आदान प्रदान होता है। फिर है इसे ब्रीथिंग सांस लेना भी कहते हैं। इसमें इनहेलेशन यानी कि निश्वसन और एक्सहेलेशन यानी उच्छ्वसन शामिल होता है। तो इनहेलेशन और उच्छ्वसन शामिल होता है। फिर है ब्रीथिंग दर होती है इसमें 12 से 16% प्रति मिनट। इसके बाद आती है कूपिका। कूपिका लंग से अनेक कूपिकाओं का बना होता है। लंग की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है कूपिका। इसकी जगह से गैस का एक्सचेंज आदान प्रदान होता है। और फिर ग्रासनी होती है और वायु व भोजन के लिए कॉमन पाथवे होती है, कौन सी, कूपिका। फिर जो लायरिनेक्स है वो वोकल कॉर्ड यानी कि स्वर रज्जु होते हैं उसमें जिनसे आवाज उत्पन्न होती है, इसलिए लायरिनेक्स को स्वर यंत्र यानी वोकल इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं। फिर नर में लायरिनेक्स आगे से बड़ा हो जाता है जिसे एडम्स एप्पल कहते हैं। यह नर का द्वितीयक लैंगिक लक्षण है। श्वसन का नियंत्रण मेडुला ओब्लंगेटा व पोन्स के द्वारा होता है। मेडुला ओब्लंगेटा में रेस्पिरेटरी सेंटर, श्वसन केंद्र व पोन्स में न्यूमेटिक्स केंद्र पाया जाता है। फिर है इंटरनल रेस्पिरेशन, तो आंतरिक श्वसन गैस का ट्रांसपोर्ट परिवहन लंग से ब्लड में, फिर ब्लड से सेल के बीच होता है। तो ब्लड में ऑक्सीजन O2 का परिवहन ये 3% फ्री फॉर्म में होती है मुक्त रूप से और 97% ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में निकलती है। फिर ब्लड में CO2 का परिवहन जिसमें 7% फ्री फॉर्म मुक्त रूप से और 23% कार्बी अमीनो हीमोग्लोबिन के रूप में और 70% बाइकार्बोनेट के रूप में परिवहन करती है। फिर आती है कोशिका श्वसन यानी सेलुलर रेस्पिरेशन। तो इसमें क्या होता है,
इसमें सेल में ग्लूकोज व O2 जुड़कर ऊर्जा बनाते हैं। यह ऊर्जा एटीपी के रूप में बनती है। 1 ग्लूकोज में 38 एटीपी बनती है और ये 3 चरण में होता है, जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस, इसमें 8 एटीपी बनती है और कोशिका द्रव्य में होती है। फिर O2 का उपयोग नहीं किया जाता। फिर क्रेब्स चक्र होता है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, 30 एटीपी बनती है, O2 उपयोग में आती है। इसे सिट्रिक एसिड चक्र भी कहते हैं। फिर आती है ईटी, ईटीएस यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, O2 का उपयोग होता है और NADH2 एटीपी में बदल जाती है। फिर है वायवीय श्वसन यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन में 3 चरण, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब चक्र और ईटीएस होते हैं और एक ग्लूकोज से 38 एटीपी बनती है। फिर अवायवीय श्वसन यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में केवल एक चरण होता है, ग्लाइकोलाइसिस, और एक ग्लूकोज से केवल 2 एटीपी बनती है। लगातार व्यायाम एक्सरसाइज करने से मसल्स में अवायवीय यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, जिससे लैक्टिक एसिड बनता है जो थकान फटीग का कारण होता है। फिर फर्मेंटेशन यानी किण्वन शरीर के बाहर सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में होता है। सूक्ष्म जीवों से एंजाइम निकलते हैं, यह O2 की अनुपस्थिति में होता है। इसमें शर्करा अम्ल गैस में बदल जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद अपन देखते हैं कौन सा तंत्रिका तंत्र। तो यह तंत्र तंत्रिका कोशिका से मिलकर बना होता है। यह 3 प्रकार का होता है। यह तंत्र 3 प्रकार का होता है। इसमें पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, यह मस्तिष्क व मेरुरज्ज का बना होता है। फिर है पराधीय तंत्रिका तंत्र यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यह कपाल तंत्रिका व मेरु तंत्रिका का बना होता है। कपाल तंत्रिका 12 जोड़ी व मेरु तंत्रिका 31 जोड़ी होती है। फिर स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, यह अनुकंपी और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र से मिलकर बना होता है। अनुकंपी तो होती है किसके लिए? दुख के लिए, और परानुकंपी होती है खुशी के लिए। तो ये किनसे? अनुकंपी और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र से मिलकर। फिर नर्व, नर्व क्या होती है? अनेक न्यूरॉन मिलकर नर्व तंत्रिका बनाते हैं। ये 2 टाइप की होती है। पहली संवेदी तंत्रिका, जो सूचनाओं को अंगों से मस्तिष्क तक लेकर जाती है। फिर चालक तंत्रिका सूचनाओं को मस्तिष्क से अंगों तक लेकर जाती है। अब 2 न्यूरॉन के बीच खाली जगह को सिनेप्स कहते हैं। यहाँ न्यूरोट्रांसमीटर पाए जाते हैं। न्यूरॉन से सूचना तंत्रिका आवेग के रूप में जाती है। तंत्रिका आवेग के लिए सोडियम पोटेशियम आवश्यक है। शरीर के सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन यानी कि तंत्रिका कोशिका है। तो न्यूरॉन में रीजनरेशन यानी पुनरुत्थान की क्षमता नहीं होती, मतलब इनको वापस नहीं बनाया जा सकता जैसे अपन स्किन और लीवर को बना लेते हैं। फिर है रिफ्लेक्स एक्शन, तो प्रतिवर्ती क्रिया, किसी उद्दीपन के लिए बिना सोचे समझे होने वाली अनैच्छिक व अचानक प्रतिक्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। तो यानी कि किसी रिस्पॉन्स में अपन सडनली अपन रिस्पॉन्स करें किसी स्टिमुलाई के लिए, उसको कहते हैं। फिर मेरुरज्ज के द्वारा होती है, और जैसे कि गर्म चीज के हाथ लगाने पर हाथ का हटाना, पिन लगाने पर हाथ को हटाना। मस्तिष्क में मेरुरज्ज में 3 झिल्लियों का आवरण होता है जिसे मेनिंजेस कहते हैं। इसके द्वारा प्रमस्तिष्क यानी कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड निकलता है, जो सुरक्षा व पोषण प्रदान करता है। क्या? प्रमस्तिष्क मेरु द्रव, तो सुरक्षा देता है। फिर है अग्र मस्तिष्क के भाग, तो मस्तिष्क में होता है अग्र मस्तिष्क, इसमें आता है सेरिब्रम, मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रेन का सबसे बड़ा भाग है। ब्रेन का 2/3 भाग बनाता है। ऐच्छिक क्रियाओं जैसे कि बोलना, चालना, लिखना नियंत्रण करता है। फिर याददाश्त, बुद्धिमत्ता का नियंत्रण करता है। फिर आती है ऑल फैक्ट्री लोब, और इस ये होती है सूंघने की सूचना देता है। फिर आता है इसमें अग्र मस्तिष्क पक्ष यानी कि डाइएन्सिफेलॉन, ठीक है। इसकी अतिवृद्धि आई में रेटिना बनाती है। तो अग्र मस्तिष्क पक्ष अगर ज़्यादा बढ़ जाता है तो आई में रेटिना बनाता है। फिर हाइपोथैलेमस होता है इसका पहला पार्ट, जिसमें मास्टर ग्रंथि का मास्टर है, ताप का नियंत्रण केंद्र है, भूख प्यास नींद लैंगिक उत्तेजना का नियंत्रण करता है। फिर थैलेमस, थैलेमस स्पर्श और वे स्पर्श से संबंधित क्रियाओं को नियंत्रण करता है। फिर इसके बाद आता है पश्चिम मस्तिष्क, तो मध्य मस्तिष्क अपने काम का नहीं है, उसको नहीं पढ़ रहे। पश्चिम मस्तिष्क में आता है पोन्स, पोन्स श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन का नियंत्रण करने के लिए जिम्मेदार होता है। तो ये श्वसन का नियंत्रण करने के लिए क्या है? न्यूमोटैक्सिक केंद्र होता है। फिर आता है सेरिब्लम, सेरिब्लम यानी अनुमस्तिष्क, तो सेकंड लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, शरीर का संतुलन बनाता है और ऐच्छिक क्रिया में कुशलता यानी कि स्किल प्रदान करता है। फिर होता है मेडुला ऑब्लेंगेटा,
तो सभी अनैच्छिक क्रिया का नियंत्रण करता है। श्वसन का नियंत्रण करने के लिए श्वसन केंद्र होता है। अब ये हो गया। इसके बाद अपना एक चैप्टर बच रहा है, उसको देखते हैं। रक्त परिसंचरण। तो मनुष्य में बंद यानी कि क्लोज प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, अर्थात ब्लड वेसल यानी रक्त वाहिनी के अंदर बहता है रक्त। ठीक है। यह तंत्र सिस्टम के 3 अवयवों से मिलकर बना होता है। पहले हार्ट होता है यानी हृदय, रक्त और रक्त वाहिनी। फिर हार्ट 4 कक्ष का बना है, इसलिए हृदय चतुर्कक्षीय है। 2 आलिंद यानी आर्टियम और 2 निलय यानी वेंट्रिकल। फिर लंग्स, लंग से पल्मोनरी लंग, फिर ये जो भी है इसको हटाओ। अब हृदय चक्र कार्डिक साइकिल, एक हृदय धड़कन 0.8 सेकंड में होती है। ठीक है। अब डबल सर्कुलेशन, दोहरा परिसंचरण, एक चक्र साइकिल में ब्लड 2 बार हृदय से गुजरता है, इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। मनुष्य में 2 परिसंचरण पाए जाते हैं। दैहिक परिसंचरण, जिसमें बॉडी व हार्ट के बीच परिसंचरण होता है। फिर होता है पल्मोनरी परिसंचरण, जिसमें लंग व हार्ट के बीच परिसंचरण होता है। तो चतुर्कक्षीय हृदय होने के कारण मनुष्य में दोहरा परिसंचरण पाया जाता है, इसलिए मनुष्य समतापमापी यानी वार्म ब्लडेड, अधिक सक्रिय, मोर एक्टिव जानवर होता है। 1 मिनट में होने वाले हृदय चक्र की संख्या को हार्ट रेट कहते हैं। ह्यूमन की हार्ट रेट 60 से 80 चक्र प्रति मिनट है। फिर हार्ट रेट का तेज होना टेकीकार्डिया व कम होना ब्रेडिकार्डिया कहलाता है। ठीक है। अब एनिमल कौन कौन से हैं? परम, फिशेज, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एप्स और मैमेलिया। तो ये मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, काम के नहीं है। फिर हार्ट व मसल मांसपेशी का बना होता है, जिसे माइटोकॉन्ड्रियम कहते हैं। तो हार्ट किसका बना होता है? मांसपेशी का, जिसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियम। और यह अपने रक्त की आपूर्ति कोरोनरी धमनी से प्राप्त करता है। कोरोनरी धमनी में अवरोध आ जाए तो माइटोकॉन्ड्रियम इन्फेक्शन हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रियम इन्फेक्शन। फिर हार्ट की जांच के लिए ईसीजी की जाती है और ईईजी की जाती है ब्रेन की जांच के लिए। अब हार्ट वैल्यू यानी हृदय कपाट 4 होते हैं। पहला द्विवलन कपाट, जो लेफ्ट आलिंद और लेफ्ट आर्ट्रियम, फिर लेफ्ट निलन यानी लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच होता है। फिर त्रिवलन कपाट, जो राइट आलिंद और राइट एट्रियम व राइट वेंट्रिकल के बीच होता है। फिर अर्धचंद्राकार कपाट, जो महाधमनी ऑर्ट्रा के सिरे पर, और अर्धचंद्राकार कपाट, जो पल्मोनरी धमनी के सिरे पर होता है। अब हार्ट साउंड 2 प्रकार की होती है। पहली फर्स्ट हार्ट साउंड, जिसमें होती है बिस क्यूपिड व ट्राई क्यूपिड वॉल्व के बंद होने के उत्पन्न। और सेकंड हार्ट साउंड होती है दोनों सेमी ल्यूनर वॉल्व के बंद होने से उत्पन्न। तो पहली होती है लब लब और दूसरी होती है डब। तो लब और डब। फिर हृदय धमनियों को स्टेनियोस्कोप द्वारा सुनकर हार्ट रेट का पता लगाया जाता है। यह ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। फिर है जो भी है, भी आर्टरी वार्टरी अभी मेरे से नहीं पढ़ी जा रही है।